ही गाइस, कैसे आप लोग? आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। नाउ दशहरा के इस शुभ अवसर पे मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करें जो बड़ा हो, एग्जाम में 10 मार्क्स या उसके ऊपर का है। कई बार बच्चों को उसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, जीएसटी के कुछ बड़े क्वेश्चंस को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया, द रावण क्वेश्चन। वही क्वेश्चन बाबू हम लोग अभी करने वाले हैं डिस्कस। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन, इनफैक्ट इससे थोड़ा छोटा ही क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन ईमानदारी से कर लिया तो एक तरह से आपको यह भी पता चल जाएगा कि जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन जीएसटी में कंपलसरी में आता है वो कैसे सॉल्व करना होता है, और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। नाउ सी, इसके पहले मैं एक क्वेश्चन स्टार्ट करूं, मैं ना कुछ पुरानी बातें आपको बताना चाहता हूं। जीएसटी में जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि सर आपको कंप्यूट करना होता है नेट टैक्स लायबिलिटी पेबल इन ई कैश। ओके, अब इसमें दो पॉइंट आते हैं। एक तो आता है कि नेट आउटो टैक्स लायबिलिटी। नेट आउटो टैक्स लायबिलिटी मतलब कि आप पहले सॉल्व करते हैं अपना टोटल आउटो टैक्स लायबिलिटी, उसमें सब माइनस करते हैं आपके जो भी आईटीसी होते हैं एज पर रूल 88A। देन इसमें अब ऐड करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का अगर कोई भी पॉइंट है वो वाला। अब जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितना बड़ा या कितना छोटा हो, क्लास में बाबू हमने आपको 10 to 15 रिटन प्रैक्टिस कराया था। फॉर्मेट सेम रखिएगा। सबसे पहले निकालिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्टली दे दे, कम होता है बट कभी कभी हो सकता है। हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्टली ना दे बट आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई दे दे, आउटवर्ड सप्लाई। तो अगर इंट्रा होगा तो सीजीएसटी जीएसटी, इंटर होगा तो आईजीएसटी। एंड हो सकता है कि पहले वो आपको डेटा दे दे, आपको कैलकुलेट करना पड़े वैल्यू ऑफ सप्लाई, एंड देन आपको निकालना पड़े टैक्स लायबिलिटी। जब एक बार स्टेप नंबर 1 हो जाए तो हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। वहां हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी। यहां पर भी सेम पॉइंट, या तो हो सकता है डायरेक्टली दे दे। याद रखिएगा, जब डायरेक्टली देगा ना वो कई बार यहां पर आपको ब्लॉक्ड क्रेडिट का ज्ञान दे देगा जहां पे आईटीसी नहीं मिलता है। वो आपको बोल सकता है कि आपने परचेज किया है फ्रॉम कॉम्पो डीलर, वहां पे भी आईटीसी नहीं मिलेगा, या अनरजिस्टर्ड डीलर, वहां पे आईटीसी नहीं मिलेगा। वो बातें कर सकता है। द पॉइंट इज आपने सेक्शन 16 फॉलो नहीं किया तो इस टाइप की बातें हो सकती हैं। यहां पर वो आपको वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई भी दे सकता है, आपको वहां से निकालना पड़ेगा। कई बार बाबू ओपनिंग दे देता है, आपको ओपनिंग को भी कंसीडर करना होता है। यहां पर ना एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर बाबू आरसीएम का पॉइंट आ गया, रिवर्स चार्ज, तो रिवर्स चार्ज अजम्पशन हम ये लेते हैं कि वो आप टाइम पे कर दोगे, तो रिवर्स चार्ज अगर है तो वो आईटीसी में ऐड भी होता है और नेट टैक्स लायबिलिटी में भी ऐड होता है। ओके, जब आपको आउटवर्ड टैक्स मिल गया, आईटीसी मिल गया, अब हम कंप्यूट करेंगे नेट टैक्स लायबिलिटी। तो जो मेरा स्टेप नंबर 1 है माइनस स्टेप नंबर 2 करेंगे। पहले आएगा नेट आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी, इसमें हम ऐड कर देंगे आरसीएम लायबिलिटी। अब कहा जाएगा नेट टैक्स लायबिलिटी पेबल इन ई कैश लेजर। तो ये ना बाबू इतने वैरायटी के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। सर ये आईटीसी कैसे एडजस्ट होता है? अब ये मैंने आपको क्लास में कई बार बताया है बट एक बार फिर मैं बोल देता हूं। अगर आपके पास आईटीसी है तो सबसे पहले आप इस्तेमाल करेंगे आईजीएसटी का जो कॉमन है।
अब जो कॉमन आईजीएसटी का आईटीसी है उसको आप यूज करेंगे पहले तो अपने आप से, तो आईजीएसटी की लायबिलिटी से। अगर उसके बाद भी बच गया तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लायबिलिटी। बट यहां पे ना कोई ऑर्डर बताया नहीं गया है, इट विल बी एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन। तो आपको मन करे 100% सीजीएसटी में यूज कीजिए, 100% एसजीएसटी, जैसा मन करे वैसा कीजिए। बट क्लास के दौरान मैंने एक टिप दिया था कि लॉ तो बोलता है कि आप आईजीएसटी का आईटीसी किसी ऑर्डर किसी प्रोपोर्शन में कर सकते हैं, जबकि रियल वर्ल्ड में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या जब आप क्लाइंट के लिए रिटर्न फाइल करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो आपको पता है क्या करना होता है? आपको देखना होता है किसको ज्यादा जरूरत है, विच लायबिलिटी नीड्स सपोर्ट ऑफ आईजीएसटी मोर। मतलब आप क्या कीजिएगा, चुपचाप निकालिए सीजीएसटी का आईटीसी एंड सीजीएसटी का लायबिलिटी, ओके। फिर एसजीएसटी की लायबिलिटी, एसजीएसटी का आईटीसी। अगर दोनों सेम अमाउंट है तो भैया जो बचा हुआ आईजीएसटी का आईटीसी है आफ्टर एडजस्टिंग विद द आईजीएसटी लायबिलिटी 50-50 बांट दीजिए। बट अगर कोई एक को ज्यादा जरूरत है तो फिर आप आईजीएसटी का बचा हुआ आईटीसी वहां इस्तेमाल कीजिए। इससे ये होगा कि जो आपका आउटपुट टैक्स या जो भी आप ई कैश में पे करोगे वो मिनिमम होगा। तो ये हमने क्लास में करा दिया था। दूसरा, जो सीजीएसटी का आईटीसी है वो पहले सीजीएसटी से होगा, बच गया तो आईजीएसटी लायबिलिटी से होगा, कभी भी एसजीएसटी लायबिलिटी से नहीं होगा। और जो एसजीएसटी की आईटीसी है वो पहले एसजीएसटी की लायबिलिटी से होगा, बच गया तो आईजीएसटी की लायबिलिटी से, कभी भी एसजीएसटी का आईटीसी सीजीएसटी की लायबिलिटी से जस्ट नहीं होगा। यानी बात ये भी याद रखिएगा, ऑल्दो सीजीएसटी का आईटीसी एंड एसजीएसटी का आईटीसी दोनों आईजीएसटी की लायबिलिटी से जस्ट हो सकते हैं, बट पहला अधिकार सीजीएसटी को मिलता है। एक और पॉइंट, आप सीजीएसटी को तभी इस्तेमाल करेंगे, सीजीएसटी का आईटीसी, जब ये आईजीएसटी जीरो हो चुका है, फुल्ली एग्जॉस्ट कीजिए तब इस्तेमाल कीजिए। तो अगर मैं बोलूं तो सीजीएसटी पहले सीजीएसटी की लायबिलिटी से जस्ट होगा, बच गया तो आईजीएसटी। ये ऑर्डर बाबू आपको फिक्स करना है 1-2, कभी भी एसजीएसटी से नहीं होगा। और एसजीएसटी का जो आईटीसी है पहले रिस्पेक्टिव एसजीएसटी की लायबिलिटी से होगा, बच गया तो आईजीएसटी से होगा, कभी भी सीजीएसटी से नहीं होगा। और मैं जैसा बोल रहा हूं, सीजीएसटी का आईटीसी भी आईजीएसटी से एडजस्ट हो सकता है, एसजीएसटी भी एडजस्ट हो सकता है, बट पहला अधिकार सीजीएसटी का है। एसजीएसटी का इस्तेमाल आप आईजीएसटी की लायबिलिटी से तभी कीजिएगा जब सीजीएसटी पूरी तरह से यूज हो चुका है। यह रहा मोटा मोटा एक क्रक्स। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप देखेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बट अच्छा है। आइए, क्राफ्ट मॉडल, a registered dealer in Patna, is engaged in the various type of supplies. Okay, it is not engaged in renting of car business. Okay, तो वो सप्लाई तो कर रहा है बट वो कार बिजनेस में रेंटिंग नहीं कर रहा है। फॉलोइंग डिटेल है जनवरी के लिए। लेट्स सी, आउटपुट सप्लाई दिया है ड्यूरिंग द मंथ टू वेरियस नॉन रेटेड पार्टी। अब नॉन रेटेड इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सेक्शन 15 बोलता है कि हम ट्रांजैक्शन वैल्यू लेते हैं, वैल्यू सप्लाई, प्रोवाइडेड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन एंड सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट रेटेड। तो मार्केट वैल्यू को तो हम भाव देंगे नहीं, हम भाव देंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू को। और जैसा मैंने आपको बताया, याद कीजिए, यहां पे ये आउटपुट टैक्स हो गया, ठीक है। तो आपका इंट्रा है तो सीजीएसटी लायबिलिटी एंड एसजीएसटी लायबिलिटी, इंटर है तो आईजीएसटी लायबिलिटी, कोई दिक्कत थोड़ी है। नेक्स्ट, द कंपनी प्लेज्ड 5% इक्विटी शेयर टू द मर्चेंट बैंकर फॉर द पर्पस ऑफ आईपीओ। बेटा अमाउंट मैं देख लूंगा बाद में, अभी तो नहीं दिया हुआ है, बट एक बात बताइए, जो शेयर्स होते हैं
टू क्लॉज 102 के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है, या टू क्लॉज 52 के अंदर, टू क्लॉज 52 क्या है, गुड्स का सेक्शन, टू क्लॉज 102 क्या है, सर्विस का सेक्शन। दोनों में ही शेयर्स को एक्सक्लूड किया गया है, नहीं है गुड्स होता है, नहीं है सर्विस होता है, तो ना गुड्स नहीं तो सर्विस नहीं, तो जीएसटी की बात होगी नहीं। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक ट्रांसफर ऑफ गुड्स वर्थ 58,000 विदाउट कंसिडरेशन टू इट्स ब्रांच एट गया। द ब्रांच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब आपको याद होगा ये पटना बिहार में रजिस्टर्ड है, अब ये लोग ब्रांच ट्रांसफर कर रहे हैं गया बिहार में। ओके, आपको बाबू क्लास में पढ़ाया गया है कि जो इंट्रा स्टेट होता है, देखिए अगर डिस्टिंक्ट पर्सन 1 डिस्टिंक्ट पर्सन 2 को करे स्टॉक ट्रांसफर, तो हम इसको डीम सप्लाई मान लेते हैं। क्यों? शेड्यूल 1 के कारण, रेड विथ सेक्शन 7। बट डिस्टिंक्ट पर्सन होगा तब ना। डिस्टिंक्ट पर्सन कब होता है? या तो इंटर स्टेट हो, क्योंकि इंटर स्टेट होगा तो दोनों स्टेट की जो रजिस्ट्रेशन है उनका जीएसटीआईएन अलग हो जाएगा। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब एक ही पैन के अंदर जब आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेते हो तो इंटर स्टेट होगा तो दोनों रजिस्ट्रेशन का स्टेट कोड अलग हो जाएगा जीएसटीआईएन का, तो डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया। बट अगर आप इंट्रा स्टेट हो, जैसे ये केस इंटर स्टेट का है, तो इंट्रा स्टेट में डिस्टिंक्ट पर्सन आप तब बनते हो जब अलग अलग रजिस्ट्रेशन विद इन द स्टेट लिया गया है। तो इस केस में बिहार में 2 जगह हो गया, पटना बिहार में एंड गया भी बिहार में। ओके, अब अगर ये अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता तो ये इंटर स्टेट हो गया, अगर ये अलग अलग होता तो नो डाउट मैं इसको शेड्यूल 1 के अंदर डिस्टिंक्ट पर्सन बोलकर डीम सप्लाई मान लेता। बट वो क्या कह रहा है कि सर पटना में रजिस्टर्ड है और गया को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताया गया है, यानी इसका मतलब हुआ ना 1 रजिस्ट्रेशन फॉर बोथ पीओबीज इन बिहार। तो आपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं है। अगर आपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो सेम रजिस्ट्रेशन मतलब सेम जीएसटीआईएन, डिस्टिंक्ट पर्सन हुआ नहीं, डिस्टिंक्ट पर्सन हुआ नहीं, तो इसको हम डीम सप्लाई मानेंगे नहीं। ठीक है, इसके लिए शेड्यूल 1 का रेफर किया मैंने, डिस्टिंक्ट पर्सन सेक्शन 25 का रेफर किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंट्रा स्टेट इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई, ये बाबू ऊपर वाले आउटपुट थे, अब इनवर्ट है। ऑफ वेरियस सर्विस फॉर यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस 30 इनवॉइसेस। आउट ऑफ 30 इनवॉइसेस, detail of 10 invoices amounting to 250 were not furnished by the supplier in the GSTR1 and hence were not reflected in the recipient's GSTR2B। तो आप आईटीसी कितना ले पाओगे? यहां पे आईटीसी मिलेगा कितना? सर आई एम सो सॉरी, 12 लाख का तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका आईटीसी डिपेंड करता है आपके सप्लायर के GSTR1 पे, जो कॉमन पोर्टल आपको देता है एज GSTR2B। तो आपके पास जो डेटा आया है वो आया है केवल 9,50,000 का। अब अगर ये इंट्रा है तो सीजीएसटी जीएसटी, इंटर है तो आईजीएसटी, ये इंट्रा है तो आईटीसी मिलेगा, सीजीएसटी का एंड एसजीएसटी का जो भी रेट होगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस। मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस एग्जेम्पशन चैप्टर में बताया गया था, ये एग्जेम्प्ट नहीं होता है, ये टैक्सेबल होता है। और चूंकि आप आउटवर्ड कर रहे हो, ये आउटवर्ड टैक्स आ जाएगा। इंट्रा है तो ये भी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। नेक्स्ट, आउटवर्ड सप्लाई और सर्विस ऑफ गिविंग ट्रक ऑन हायर टू गवर्नमेंट अथॉरिटी। इसे क्या करूं मैं? सुनिए, अगर आप ट्रक एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को देते ना तो माफ होता, बट ये तो गवर्नमेंट है ना बेटा, यहां पे तो ऐसी कोई माफी है नहीं, तो ये बेटा हो जाएगा टैक्स। अब ये भी इंट्रा है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आएगा। आगे बढ़ते हैं। अमाउंट पेड, बाबू अमाउंट पेड का मतलब होता है इनवर्ट सप्लाई, याद रखिएगा। अमाउंट पेड का मतलब क्या होता है? इनवर्ट सप्लाई।
for providing 15 days management training to 10 managers from 10 January. The IM provided participation certificate at the end of the training program. अब इसका मैं क्या करूं, सोचिए। देखिए, मैंने इनवर्ट सप्लाई लिया। सर क्या आईएम की सर्विसेज माफ होती हैं कि टैक्सेबल होती हैं? अब एक बच्चा बोला सर वैसे तो माफ होती हैं, बट आप देखिएगा अगर लॉन्ग टर्म कोर्स है जहां पे डिग्री मिल रहा है तब तो नो डाउट माफ होगी, बट बाबू अगर लेस देन 1 ईयर होता है तो ये टैक्स हो जाता है। ठीक है, अब अज्यूमिंग कि आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, आप अपने एम्प्लॉयज के लिए कर रहे हो तो बिजनेस यूज हो गया, तो इसका आईटीसी मिल जाएगा। एंड बेटा बिहार का बंदा गुजरात में आईजीएसटी होगा। ठीक है, अगर ये डिग्री कोर्स होता तो एग्जाम होता। नेक्स्ट, परचेज किया आपने एयर टिकट फॉर इट्स एम्प्लॉय फ्रॉम पटना टू गुवाहाटी असम एयरपोर्ट इन इकोनॉमी क्लास। टोटल फेयर वॉज 1 लाख, आउट ऑफ विच बेसिक फेयर वॉज 80,000। मैंने को बताया था कि अगर नॉर्थ ईस्ट या सिक्किम या बागडोगरा वेस्ट बंगाल में वहां पे या तो आप वहां से एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा है या वो डेस्टिनेशन है उसको हम एग्जाम कर देते हैं तो कुछ नहीं होगा। एंड लीगल सर्विस अगर आपने एडवोकेट से लिया है तो आप देख ही रहे हो रनिंग बिजनेस है, 1 महीने में 10 टका सेल है, यानी ये ठीक ठाक बिजनेस है, तो ये बाबू टैक्सेबल होगा, बट 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 अंडर आरसीएम होगा। आरसीएम के कारण इसका इंपैक्ट आपके आईटी से भी पड़ेगा, और जब टैक्स लायबिलिटी होगी उसको हम ई कैश में पे करना पड़ेगा। सिंपल। आगे देखते हैं। ऑल द अमाउंट गिवन अबाउट आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो अभी तक बाबू 9 एडजस्टमेंट हमने कर लिया, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी है। बड़ा क्वेश्चन है ना। क्राफ्ट मॉडल सप्लाइड टू मशीन टू डीलर एज पर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो आपने ऊपर जो किया सप्लाई, वहां तो आपको डेटा सीधा दे दिया गया वैल्यू ऑफ सप्लाई, यहां पर आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा। तो प्राइस ऑफ द मशीन 55,000 है। पार्ट फिटेड इन द मशीन एट द प्रीमाइस ऑफ द रेसिपिएंट। ये बेसिकली ना आपको चैप्टर नंबर 7 वैल्यू सप्लाई यूज करना पड़ेगा, सेक्शन 15। तो अगर कोई पार्ट रेसिपिएंट के प्रीमाइस से फिट होने वाला है, द अमाउंट हैज बीन पेड बाय द रेसिपिएंट डायरेक्ट टू सप्लायर। तो कैसे हो रहा है कि सप्लायर ने, या से बोल दीजिए क्राफ्ट वाले ने मशीन दिया मानो रेसिपिएंट को, बट जो मशीन के साथ साथ एक पार्ट भी था जो कि थर्ड पार्टी सप्लायर है। अब वैसे तो क्राफ्ट मॉडल को पे करना चाहिए था, बट वो रेसिपिएंट ने पे कर दिया है। लायबिलिटी थी क्राफ्ट मॉडल की, बट पे कर दिया रेसिपिएंट ने। इस पैसे को भी हमें ऐड करना होता है, बिकॉज ये ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर मेड बाय द रेसिपिएंट है, ऐड कर देंगे। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्ज ऐड करना होता है, क्योंकि डिलीवरी के पहले जितने भी आइटम्स है सब ऐड करना होता है। सब्सिडी, अब सुनिए, सब्सिडी में ये पढ़ा है कि जो एनजीओ वाले होते हैं, नॉन गवर्नमेंट, प्रोविजन ये बोलता है कि आपको ऐड करना है। ठीक है, सब्सिडीज दैट लिंक्ड एंड कंसिडर्ड इन द लिस्ट प्राइस। क्वेश्चन कह रहा है हमने रिड्यूस कर दिया है, तो अब एक्शन क्या लोगे? आपको ऐड करना पड़ेगा, और दिया भी हुआ है आइटम 2 to 3 हैव नॉट बीन कंसिडर्ड। ठीक है, द कंटेंट इंक्लूड्स इंस्टॉलेशन एट द रेसिपिएंट प्रीमाइसेस, क्योंकि जितने भी इंसिडेंटल एक्सपेंस होते हैं वो हम तभी ऐड करते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी के पहले तक। तो जब डिलीवरी रेसिपिएंट के प्रीमाइसेस पे करना है तो उसके पहले जितने भी इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, डिलीवरी चार्ज, आउटवर्ड फ्रेट सब ऐड होगा। आगे सुनिएगा ध्यान से। During the course of arranging and filing document, the accountant of the craft model observed that the invoice for 30,000 dated 2nd December was omitted to be recorded in the books of account, and no payment was made against the same till the end of January. The amount invoice was issued by
राहु केतु ऑफ पटना फ्रॉम whom क्राफ्ट लिमिटेड हैज टेकन कार्स ऑन रेंट। सर रेंट का हम क्या पढ़ रहे हैं? द इनवॉइस इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ द फ्यूल। याद कीजिए, अगर एक अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट किसी बॉडी कॉर्पोरेट को रेंटिंग ऑफ कार देगा और कंसिडरेशन में अगर फ्यूल इंक्लूडेड है, तो बेटा जी एग्जैक्टली ये आरसीएम केस है। हालांकि दो केस हो सकता है। अगर 12% चार्ज कर दे सप्लायर, तो यहां पर राहु केतु है, तो राहु केतु अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। किराए पे कौन लिया है? क्राफ्ट मॉडल लिमिटेड, जो कि बॉडी कॉर्पोरेट है। अब अगर राहु केतु 12% चार्ज करता तो फॉरवर्ड चार्ज होता, बट यहां पे दिखा हुआ है कार रेंटल 5%, 2.5%, तो ये आरसीएम का केस हो गया। तो आरसीएम का बाबू केस यहां पर भी आ गया। बट सुनिएगा, क्या इसका आईटीसी मिलेगा? बच्चा बोला सर आपने तो बताया था कि जब भी आरसीएम होता है तो ई कैश में ही पे करना होता है और आईटीसी मिलता है। एकदम सही बताया था। बट बाबू अगर ये ब्लॉक्ड है तो थोड़ी मिल जाएगा। इसको हम ई कैश में तो पे करेंगे, ये मैं मानता हूं। इसका आईटीसी मिलता है, बट आईटीसी कब मिलता है? जब वो सारे कंडीशन फुलफिल करे। अगर आपको याद होगा तो ऊपर में एक मस्त पॉइंट लिखा हुआ है, रेंटिंग ऑफ कार बिजनेस में ये इंगेज नहीं है। कार बाबू ब्लॉक्ड क्रेडिट में आता है अप टू 13 सीट। तो कार जो होता है वो ब्लॉक क्रेडिट होता है, उसका जो रेंटिंग होता है वो भी ब्लॉक्ड होता है। हां, दो केस में, या मोटा मोटा ये मान लो, एक केस में हम उसको रेंटिंग को ब्लॉक नहीं करते हैं, या तो गवर्नमेंट ने ऑब्लिगेटरी कर दिया हो, या फिर मैं रेंटिंग लेकर आगे रेंटिंग दूं। तो अगर मानिए ये जो क्राफ्ट वाले हैं कंपनी, इसने रेंटिंग लिया, अगर वो आगे भी रेंटिंग देता तो बाबू यहां पर ब्लॉक नहीं होता, आईटीसी मिल जाता। या गवर्नमेंट ऑब्लिगेटरी कर दे कि नहीं नहीं नहीं, तुमको कंपनी को बोल दे कि आपको अपने एम्प्लॉइज को ये सर्विस देना ही है, तो आईटीसी मिल जाता, वरना आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये बाबू आईटीसी ना ब्लॉक्ड है अंडर सेक्शन 75। ये हम कैसे पता कर रहे हैं? क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो कंपनी है दे आर नॉट इंगेज इन द रेंटिंग ऑफ कार। तो कार ब्लॉक्ड है, इनएलिजिबल है, उसका रेंटिंग भी ब्लॉक्ड है। आगे रिगार्डिंग प्लेजिंग ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शेयर न गुड्स होता है ना सर्विस होता है। बाकी आपको सारा डेटा दे दिया है। नो ओपनिंग बैलेंस, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ऑल द कंडीशंस हैव बीन कंप्लाइड विथ। तो ये अच्छा पॉइंट है। अच्छा, एक और पॉइंट सर, ये आरसीएम के अंदर तो आ गया, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? मतलब इसकी लायबिलिटी कब आएगी? क्योंकि आरसीएम में टाइम ऑफ सप्लाई आता है। टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस में 13(3) होता है, और वो क्या होता है? वो होता है अर्लियर ऑफ या तो पेमेंट डेट या 61st डे फ्रॉम इनवॉइस डेट। लेट्स सी, फिर से पढ़ते हैं। इनवॉइस फॉर 30,000 2 दिसंबर का वॉज omitted टू बी रिकॉर्डेड। आपने रिकॉर्ड नहीं किया, नो पेमेंट वॉज मेड। ओके, तो जनवरी तक तो पेमेंट हुआ नहीं है। हमें जनवरी का बाबू ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। और अगर मैं 2 दिसंबर से 61st डे देखूं तो कैसे निकलेगा? 31 का दिसंबर, 2 दिन हटा दीजिए, 29 प्लस 31 हो गया जनवरी का, तो ये कितना हुआ बाबू? ये 60 हुआ। तो आपकी जो लायबिलिटी आ रही है ना, वो जनवरी में आ ही नहीं रही है। अच्छा एक सेकेंड, ठीक है ठीक है। आपकी लायबिलिटी आएगी 1 फरवरी को टाइम ऑफ सप्लाई। तो जो ये पूरा सी वाला पॉइंट है, इसका करंट वाले में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट ये एडजस्टमेंट अच्छा है
कि सर पहले तो आइडेंटिफाई करना था कि रिवर्स चार्ज है, फिर ये आइडेंटिफाई करना था कि ब्लॉक क्रेडिट के कारण इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, और फिर ये आइडेंटिफाई करना था कि सर ये तो करंट ईयर में इंपैक्ट करेगा नहीं, करंट मंथ में ये इंपैक्ट करेगा 1 फरवरी को। तो जो फरवरी का जब आप निकालेंगे तब आप इसको ई कैश पे करेंगे और आईटीसी मत लीजिएगा। जनवरी में इस एडजस्टमेंट का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब सुनिए इसको हम सॉल्व कैसे करें। तो मैंने बोला ना 3 स्टेप है, आउट ऑफ टैक्स या टैक्स, आईटीसी, नेट। यहां पर आपको वैल्यू सप्लाई वाला भी कॉन्सेप्ट आ गया है एंड डायरेक्ट वैल्यू भी दे दिया है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वैल्यू सप्लाई निकालूंगा उन 2 मशीन का जो क्राफ्ट वालों ने सप्लाई किया है, एंड फिर पहले आउट ऑफ टैक्स एंड फिर आईटीसी। आइए सीपी नंबर मानिए 1। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन कैसा लगा आपको? क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट धाकड़ थे, उन एडजस्टमेंट्स को ध्यान देना है। अब देखिए सबसे पहले हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू सप्लाई ऑफ मशीन। ओके, देखिए पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहला है प्राइस। तो जो प्राइस ऑफ मशीन है वो तो एक्सक्लूसिव है एवरीथिंग। कितना अमाउंट है? 55,000। इसमें हम ऐड करेंगे पार्ट फिटेड इन मशीन और ब्रैकेट में लिख दूंगा सिंपल इंक्लूडेबल एज पर सेक्शन 15। आप चाहें तो लिख सकते हैं इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द या ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर मेट बाय द रिसिपिएंट, कोई दिक्कत नहीं है। 5,000। नेक्स्ट जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं एंड टेस्टिंग चार्ज है, ये भी ऐड करना है क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट है डिलीवरी करने का। एंड जो सब्सिडी है फ्रॉम श्री राम ट्रस्ट 5,000। ये ना कॉमन डाल दीजिएगा, ठीक है। इंक्लूडेबल एज पर सेक्शन 15। तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई 66,500। अब सुनिएगा ध्यान से, ये एक मशीन का है बाबू, आपने 2 मशीन बेचा है। तो जब वैल्यू पता चल गया तब हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन फॉर्मेट। मेन फॉर्मेट क्या है? मेन फॉर्मेट है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर मंथ ऑफ जनवरी 2025, राइट। जितने भी बाबू आपके आउटवर्ड सप्लाईज हैं उन सबका हम लोग यहां पर लिखेंगे। आपको आइडली 4 कॉलम बनाना चाहिए, सीजीएसटी, एजीएसटी, आईजीएसटी एंड वैल्यू का भी, वो थोड़ा सा बेटर प्रेजेंटेशन होता है। देखिए तो पहले आएगा वैल्यू, देन सीजीएसटी, एजीएसटी, आईजीएसटी। कई लोग टोटल भी बनाते हैं, बना सकते हो, नहीं बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, मैंने अभी अभी ऊपर वैल्यू निकाल दिया, तो क्यों ना पहले उसी को सॉल्व कर दें। कॉम्पिटिशन ऑफ, देखिए
ये जो मैंने सप्लाई किया है दिल्ली वालों को किया है। दिल्ली मतलब आईजीएसटी, आउटवर्ड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ 2 मशीन्स। तो एक मशीन बाबू 66,500 का है, तो 2 कितना होगा, उसको हम डबल करेंगे 1,33,000। अब इस पे बाबू आपको रेट स्टैंडर्ड लेना पड़ता है। स्टैंडर्ड कितना है 18%। तो अगर आप कैलकुलेटर चलाएंगे 1,33,000 18% पे तो 23,940 आएगा। उसके अलावा बाबू जितने भी आउटो टैक्स एक्टिविटी है वो सबका अमाउंट तो दिया हुआ है, वो सब हमें लिखना है। तो पहला है इंट्रा एंड देन इंटर। ओके, आउटवर्ड इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स। हमें मार्केट वैल्यू से फर्क पड़ता नहीं है, तो हम ये 4 लाख ले लेंगे, 4 लाख। अब उसका 9% करना है तो 36,000। अब चाहें तो कैलकुलेशन यहां पे दिखा सकते हैं, इनफैक्ट दिखाना चाहिए। इंट्रा है तो सीजीएसटी जीएसटी, देन आउटपुट इंटर स्टेट भी सप्लाई है, और ये है 6 लाख का। तो 6 लाख का ये इंटर है ना बाबू, तो 6 लाख का सीधा 18% जाएगा। तो 18 छः 1 लाख 1,08,000, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे मैं क्या करूं, मैं लिखूंगा। सी 2 तरीका है, या तो आप इसको नोट्स में ले जाइए, बट मैं हमेशा को सजेस्ट करता हूं जीएसटी में ना बाबू इतना बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ये मैंने ज्यादा बड़ा कर दिया है, कुछ कम छोटा आता है। 10 मार्क्स का वाला भी थोड़ा कम होता है। तो वहां पर ना जितने भी एडजस्टमेंट्स है सबको आप मेन सॉल्यूशन का पार्ट बनाइए, भले आप निल लिख दीजिए। तो ये जो प्लेजिंग वाला है इसको मैं यहीं लिखूंगा, निल कर दूंगा बट लिखूंगा यहीं पे, प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। is not taxable as shares is neither good nor service। तो इसका कुछ नहीं कीजिए, ठीक है, सिंपल, इग्नोर। आगे स्टॉक ट्रांसफर। अब इसको भी आपको डीप सप्लाई नहीं मानना था क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। इंट्रा स्टेट branch transfer where one registration is taken for all POBs in the state। not deemed supply। तो जो इसका अमाउंट है 58,000, कुछ नहीं करना है, सिंपल। आइए, तो मैंने आउटपुट सारा कर लिया, ये अच्छा ये भी तो है बाबू। हम पैडी को अगर कन्वर्ट करें तो मैं क्या करूंगा, 2 लाख का मुझे टैक्स मिल जाएगा, आउटपुट टैक्स लैप्टी आ जाएगा। मैं आउटपुट लिख दूं, शॉर्टकट, आउटपुट सप्लाई ऑफ सर्विस या आउटपुट सर्विस या सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस। 2 लाख रुपए का है और ये इंट्रा है, तो यहां पे क्या होगा, 2 लाख का 9%, 2 लाख का 9%, ठीक है।
तो 18,000 एंड 18,000। क्या और कोई आउटपुट बचा है? ट्रक भी है सर। क्या मैं ट्रक को टैक्स करूंगा? पक्का करना पड़ेगा। आइए, अब यहां पर भी हमें वो बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4। ये वैल्यू होगा CGST, SGST एंड IGST। अब इसमें कौन सा बच गया? सर्विस ऑफ गिविंग ट्रक ऑन हायर टू गवर्नमेंट। अभी 1.5 लाख का था। 1.5 लाख का अगर 9% में करूंगा तो 13,500 आएगा। तो हमारा सब हो गया। अब जो बचा है वो सब इनवर्ड बचा है। जैसे ये ITC, ITC, ITC। मैं नीचे देख लेता हूं। बस। तो बाबू आपका टोटल आउटपुट सप्लाई बस इतना था। तो आप क्या करेंगे? आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी आपको अब सबको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप ऐड करेंगे, मैं आपके सामने ऐड करता हूं, तो सबसे पहला कौन सा है? 36,000 प्लस देन 18,000, देन 13,500, सो 67,500। इसका भी 67,500 आएगा। ओके। एंड IGST का कैसे होगा? IGST का 1,08,000 एंड 23,000। तो ये आ जाएगा 1,31,940। अब नॉर्मली ना ये मेरा काम हो गया है, बट एक बेटर प्रेजेंटेशन ही होता है कि आप स्टेप 1 में ना टोटल टैक्स निकाल दीजिए, टोटल टैक्स लायबिलिटी। अभी आपने आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी निकाला है, आउटवर्ड। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इसको A मान लीजिए, एंड फिर यहीं पे ऐड कर दीजिए टैक्स लायबिलिटी अंडर RCM। ये कौन सा था? रिसीट ऑफ लीगल सर्विस फ्रॉम एडवोकेट। मैं बात कर रहा हूं इसकी। अब ये बताया नहीं है कि एडवोकेट कहां का है, तो मैं अजम्पशन डाल लेता हूं कि सर ये इंटर स्टेट है या इंट्रा मान लीजिए, बट ये भी है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इंटर मानना ज्यादा बेटर होता है। तो मैं 1 लाख को यहां पे डालकर 18,000 का डाल देता हूं। अब आ जाएगा मेरा टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो क्या CGST चेंज हुआ? नहीं। IGST चेंज हुआ? SGST चेंज हुआ? नहीं। बट क्या IGST चेंज हुआ? यस। तो 131,940 प्लस 18,000, 149,940। ये हुआ बाबू मेरा स्टेप नंबर 1। अब बारी है स्टेप नंबर 2 की, और वो क्या है? कैलकुलेशन ऑफ ITC। ओपनिंग पहले से दिया हुआ है कि बाबू ओपनिंग आपके पास है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? चुपचाप यहां भी कॉलम बनाने स्टार्ट करेंगे, और ये भी वैसे ही बनेगा, CGST, SGST, IGST, और एक बना देंगे वैल्यू का। लेट्स सी, वैल्यू CGST, SGST
आईजीएसटी सबसे पहला, अगर मैं देखूं कौन सा आ रहा है, सबसे पहले ये आ रहा है जिसमें इनवॉइस मिसिंग था 2.5 लाख का, तो 950 का हम लेंगे नहीं, एंड वो इंटर स्टेट है, तो सबसे पहले आएगा इंट्रा स्टेट इनवर्ट सप्लाई, एग्जाम में बाबू शॉर्टकट मत डालिएगा, ऑफ सर्विस। ये 9,50,000 का, यहां पर ना एक नोट डालना पड़ेगा, नो आईटीसी विथ रिस्पेक्ट टू इनवॉइसेस नॉट रिफ्लेक्टेड इन जीएसटी टू बी, क्योंकि 2.5 लाख रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, तो ये 12 लाख में से मैंने 2.5 लाख को माइनस कर दिया, 9 लाख। अभी इंटर स्टेट है तो 9.5 लाख पे 9% डालेंगे, 9.5 लाख पे 9%, तो ये आएगा आपका 85,500। आगे क्या और कोई आईटीसी है? मैंने ये निपटा दिया, यस। ये जो आपने अहमदाबाद को आईएम को दिया क्योंकि आपने मैनेजर की ट्रेनिंग दिलवाई थी, 5 रुपए हैं, और आईजीएसटी है, ये भी मिलेगा। इंटर स्टेट क्योंकि गुजरात में है, इनवर्ट सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम आईएम अहमदाबाद, यहां पर डाल दीजिएगा शॉर्ट टर्म कोर्स इज टैक्सेबल, ठीक है। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है ना कि यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई भी गुजरात का ही है। अब ये 5 लाख पे हम 18% डालेंगे तो मेरा 90,000 आ जाएगा। नेक्स्ट, मैंने ए टिकट परचेज किया था, बट वो ए टिकट तो एग्जाम था, ओके। परचेज ऑफ एयर टिकट फ्रॉम पटना टू गुवाहाटी, गुवाहाटी बाबू नॉर्थ ईस्ट में आता है, एग्जाम्प्ट, तो ऑल्दो अमाउंट है 1 लाख का, टैक्स नहीं लगेगा। लीगल सर्विस, इसका बेटा आईटीसी मिलता है, इसका आईटीसी मिलता है। लीगल सर्विस अवेल्ड फ्रॉम एडवोकेट, तो जितना आपने ऊपर में इसको टैक्स किया था उतना ही यहां पे आईटीसी भी हो जाता है। क्या और कोई इनवर्ट सप्लाई है? इसका हमें थोड़ा ज्ञान डालना पड़ेगा कि आपने रेंटिंग ऑफ कार का इनवर्ट सप्लाई लिया, वो आरसी में जाएगा, बट बिकॉज उसका टाइम ऑफ सप्लाई फरवरी में आ रहा है, करंट मंथ में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इनवर्ट सप्लाई ऑफ रेंटिंग ऑफ कार फ्रॉम राहु केतु, ये टैक्सेबल अंडर आरसीएम है। हाउएवर टाइम ऑफ सप्लाई फॉल्स ऑन 1 फरवरी, हैंस नो टैक्स ट्रीटमेंट इन मंथ ऑफ जनवरी 25। बाबू इसमें आप जितना लंबा नोट चाहो उतना लंबा लिख सकते हो, टाइम का भी हमें देखना पड़ता है। आप चाहे तो आप पूरा नोट डाल के आप 13.3 लिख दीजिएगा, मैंने यहां पे सब कुछ बता ही दिया है, टाइम सप्लाई पूरा आरसीएम का ज्ञान। आप उतना लिखिए कि काम चल जाए, आप उतना लिखिए कि काम चल जाए। अब
ये भी लिख सकते हैं कि सर आईटीसी नहीं मिलेगा फरवरी में भी। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ब्लॉक्ड है। बट यहां पे ना जरूरत नहीं होता लिखने का। तो 30,000 का करंट में मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं दूंगा। ये आ गया मेरा टोटल आईटीसी, ये आ गया मेरा टोटल आईटीसी। कितना है सर? 85,550। नहीं, 85,500 है ना, 85,500 है। और आईटीसी कितना है? 90 एंड 18, 1,08,000। सिंपल। तो मैंने टोटल टैक्स निकाल लिया, मैंने टोटल आईटीसी निकाल लिया। अब बारी है फाइनल स्टेप की। देखिए, तो अब आएगा कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी, नॉट नेसेसरी आउटवर्ड, नेट टैक्स लायबिलिटी पेबल इन ई कैश फॉर मंथ ऑफ जनवरी 25। देखिए, यहां पर भी हालांकि इतना लंबा की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट कोई नहीं। देखिए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सबसे पहले हम डालते हैं जब ये सॉल्व करते हैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। क्योंकि बाबू आरसीएम के लिए तो आप आईटीसी यूज कर नहीं सकते हो, तो जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो आपने ऊपर डाला हुआ है ये वाला 67, 67 एंड 131, 67,500, 67,500, 131, 940। अब यहां से हम पहले एडजस्ट करेंगे आईटीसी को। आईटीसी में सबसे पहले करते हैं आईटीसी ऑफ आईजीएसटी। अब आईजीएसटी का आईटीसी मेरे पास 1,18,000 है, तो मैं सबसे पहले 1,08,000 यहां पे तो खत्म कर दूंगा। तो मेरे पास बचेगा क्या? रिमेनिंग लायबिलिटी बचेगी। तो अगर मैं 1,31,000 में माइनस कर दूं 1,08,000, तो 23,940 बचेगा। और ये 67,500 एंड 67,500 डिटो आ जाएगा। फिर मेरी लायबिलिटी है, सॉरी आईटीसी है 85,500। तो मैं पहले करूंगा आईटीसी ऑफ सीजीएसटी। यहां पे पहला अधिकार है सीजीएसटी का। अब सोचिए, 85,500 में हमने 67,500 को उड़ा दिया, तो 18,000 बच गया। अब इस 18,000 में अधिकार किसका है? तो इसमें पहले जीएसटी में तो आएगा नहीं, 18,000 यहां जाएगा। फिर आएगा नंबर आईटीसी ऑफ एसजीएसटी। एसजीएसटी भी सबसे पहले एडजस्ट होगा अपने आप से। अब कितना बच गया है? तो एसजीएसटी बस बच गया है, टोटल एसजीएसटी था मेरे पास 85,500, मैंने एडजस्ट कर लिया है 67,000। तो मेरे पास अब बचा कितना? सर मेरे पास भी अभी बच गया है 18,000। तो मैं वो 18,000 यहां एडजस्ट कर सकता हूं आईजीएसटी में, बिल्कुल कर सकते हो। बट सर आईजीएसटी का लायबिलिटी उतना बचा ही नहीं है। कितना बचा हुआ है सोचिए, 23,940 माइनस 18,000, तो 5,940 बचा हुआ है। तो नेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निल निल निल। बट क्या अभी खेल खत्म हो गया है? आंसर इज नो। एक तो आप यहां पे बढ़िया नोट डालेंगे दैट आईटीसी ऑफ एसजीएसटी
टू बी कैरी फॉरवर्ड टू फरवरी 25। सब कितना कैरी फॉरवर्ड करोगे? टोटल एसजीएसटी का 85,500 था, पहले आपने 67,500 उड़ा दिया, एडजस्ट कर दिया, फिर हमने 5950 एडजस्ट कर दिया, तो 12,050 हो गया। कैसे हो रहा है? 85,500 माइनस 67,500 माइनस 5940। बट अभी बाबू आपको ये जो आरसीएम वाला पॉइंट है ये भी तो करना है, आरसीएम वाला। तो हम यहां पर ऐड करेंगे टैक्स लायबिलिटी अंडर आरसीएम, और वो बाबू 18,000 है। उसके लिए आप आईटीसी का यूज नहीं कर सकते हो, यू हैव टू पे इट बाय द ई कैश लेजर। सो टैक्स लायबिलिटी पेबल इन ई कैश लेजर 18,000 आईजीएसटी। अब जाके आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। यानी ये क्वेश्चन में कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डाले, समय भी लगा, बट ऐसा क्वेश्चन अगर आप एक बार सॉल्व कर लोगे, आपका बाबू कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर हो जाएगा, और एग्जाम में इतना बड़ा तो खैर आ ही नहीं सकता है। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसका 75% वेटेज वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है। राउंड क्वेश्चन था तो मैंने बड़ा कर दिया। होप बाबू इससे आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा। एक बार ये क्वेश्चन अपने आप से घर पे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंजॉय कीजिए। साथ ही साथ अनअकैडमी पे अगर आपको डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना है, आप हमारी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर एकदम बेसिक से विथ रिटन प्रैक्टिस, बैकग्राउंड, लॉजिक, स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर, सब कुछ क्लास के अंदर ही कवर होता है, अलॉन्ग विद द एमसीक्यू क्विज। बाय बाय, गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।